तो आज का टॉपिक अपने पास है फंक्शन, है ना। तो फंक्शन से पहले हमें फिर से एक छोटा सा रिकैप लेना होगा किसका, रिलेशंस का। तो रिलेशन में हमें पता है किसके बारे में, रिलेशन में अपने पास हमें पता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। तो क्या होता है अपने पास रिलेशन का, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अगर रिलेशन अपने पास डिफाइन है ए टू बी के लिए, तो इस कंडीशन में मेरे पास रिलेशन में क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है, ऑर्डर पेयर बनेंगे, और वो ऑर्डर पेयर होंगे जो अपने पास क्या है कि सेट ए से सेट बी के लिए किसी भी तरीके से क्या हो, वो रिलेटेड हो। यानी कि वो जिस तरीके से भी उन्होंने एक्स और वाई को आपस में रिलेट किया हो उस तरीके से। अगर उन्होंने कहा है कि एक्स और वाई आपस में इक्वल है, ये अपने पास एक रिलेशन हो सकता है इस तरह से बोला जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, तो x और y अपने पास जो है जब भी सम 5 प्रोवाइड करेंगे उस कंडीशन के लिए। और दूसरी कंडीशन अपने पास ये कि रिलेशन हमारे पास a टू b के लिए डिफाइन है, तो x कॉमा y अपने पास जितने भी पेयर्स होंगे वो हमारे पास एलिमेंट होंगे किसके, एक कार्टेशियन दी। ठीक है, सारे एलिमेंट नहीं, वही एलिमेंट जो x और y को इस तरीके से क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हैं। अगर वो रिलेट कर रहे हैं तो रिलेशन का पार्ट है, अदरवाइज अपने पास ए कार्टेशियन बी में जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो सारे ऑर्डर पेयर्स रहेंगे। अब इस कंडीशन में डोमेन क्या रहता है, तो डोमेन अपने पास है सेट ए के वो एलिमेंट जो क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं अपने पास किसी भी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन के साथ। ठीक है, तो यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं x एलिमेंट ऑफ a, ठीक, ये हमारे पास डोमेन होगा। और यहां अपने पास क्या होना चाहिए, विच हैज इमेज इन b, जिसकी इमेज होनी चाहिए किसमें, अपने पास b में इमेज होनी चाहिए। कोडोमेन क्या है अपने पास, पूरा सेट b। ठीक है, एंड रेंज अपने पास क्या है, सेट बी के वो एलिमेंट जो प्री इमेज रखते हैं किसमें, सेट ए में। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ सेट बी विच हैज प्री इमेज इन ए। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अपने पास रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं दो सेट को डिसाइड कर लेता हूं कि हमारे पास दो डिफरेंट सेट हैं। एक सेट ए लिया मैंने, सेट ए में एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट बी के एलिमेंट्स लिए मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि रिलेशन हमारे पास जो है वो ए टू बी के लिए डिफाइन, और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है x कॉमा वाई की तरीके से। और किस तरह से है कि y की जो वैल्यू है वो x प्लस 3 के इक्वल। ठीक है, y अपने पास किसके इक्वल है, x प्लस 3 के इक्वल है। तो यहां से हमने रिलेटेड पेयर्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। तो मैंने देखा कि x की जगह पर अगर मैं 1 रखता हूं तो y की प्लेस पर मुझे क्या मिलेगा, 4। x की प्लेस पर अगर मैं 2 रखूंगा तो y की प्लेस पर 5, 3 रखने पर 6, 4 रखने पर 7, 5 रखने पर 8 एंड 6 रखने पर 9 मिलेगा। इसके बाद मैं 7 रख नहीं सकता हूं, क्यों, क्योंकि अपने पास यहाँ x अपने पास एलिमेंट है सेट ए का एंड y एलिमेंट किसका है, सेट b का। तो सेट ए में अपने पास 6 से ज्यादा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 7 अपने पास है नहीं, इस वजह से अपने पास यहाँ पर पेयर नहीं आ सकता किसका, 7 अपने पास एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यही जो है ये रिलेटेड पेयर्स होंगे, क्योंकि रिलेशन को x और y के बीच में इस तरीके से ही क्या किया गया, डिफाइन किया गया है। अब अपने पास आती है फिर से बात कि डोमेन क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था, सेट ए के वो एलिमेंट जो इमेज बना रहे हैं, तो इसका हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 7, 5 की 8 एंड 6 की 9 इमेज है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन मेरे पास क्या हो जाएगा, डोमेन मेरे पास हो जाएगा पूरा सेट ए। ठीक है, फिर इसके बाद आती है कोडोमेन की बात।
कोडोमेन मैंने क्या कहा था, सेट बी पूरा का पूरा हमेशा ही कोडोमेन रहेगा, तो कोडोमेन अपने पास सेट बी हुआ। अब आती है रेंज की बात। तो सेट बी के वो एलिमेंट जो क्या करते हैं, अपने पास प्री इमेज रख रहे हो। तो मैंने देखा कि मेरे पास 2 और 3 कोई प्री इमेज नहीं रख रहा है अपने पास, तो इसका मतलब है कि मेरे पास सेट बी में से 2 और 3 शामिल नहीं हो सकते। साथ ही साथ 10 भी कोई प्री इमेज नहीं रख रहा है, तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से शामिल होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये हमारे पास रेंज, ये डोमेन एंड ये कोडोमेन। तो डोमेन अपने पास क्या है, सेट ए के वो एलिमेंट जो इमेज रख रहे हैं। अब अगर मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पर 7 और 8 भी होता है ना, तो एक पेयर और बढ़ जाता 7, 10, लेकिन 8 किसी के साथ फिर से पेयरिंग नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में 8 हमारे पास डोमेन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इमेज नहीं रख रहा है अपने पास। कोडोमेन अपने पास स्टिल सेट बी रहता, और रेंज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेट बी के वो एलिमेंट जो क्या रख रहे होते अपने पास, प्री इमेज रख रहे होते अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास रिलेशन की कंडीशन थी। अब रिलेशन ही अपने पास जो है वो फंक्शन कहलाने लगता है जब हमारे पास कुछ कंडीशंस को हम ध्यान दें। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो हर एक फंक्शन एक रिलेशन है, लेकिन हर एक रिलेशन अपने पास फंक्शन हो ये कंपलसरी नहीं है अपने पास। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन कब बनता है वो देख लेते हैं। तो एक रिलेशन के फंक्शन होने के लिए अपने पास जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन किस पर डिपेंड करती हैं, वो कंडीशन डिपेंड करती हैं डोमेन पर। किस तरह से डिपेंड करती हैं? तो पहली कंडीशन तो अपने पास ये होगी कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, every element of domain has image, और ये इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी रिलेशन में ऐसा हो सकता है अपने पास कि एक ही अपने पास एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ क्या हो, अपने पास पेयरिंग कर रहा हो। ठीक है, लेकिन अपने पास फंक्शन के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि डोमेन का एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक से ज्यादा इमेजेस रखे। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज इमेज, और जो कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए इन इट्स कोडोमेन। एंड साथ ही साथ अपने पास अगर मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, अगर मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है कि फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ए टू बी, तो इस कंडीशन में अपने पास सेट ए का एक भी ऐसा एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए जो इमेज ना बना रहा। ठीक है, सेकंड कंडीशन अपने पास क्या होगी, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए must have image in codomain। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बताया था कि अगर अपने पास रिलेशन में सेट ए में अपने पास एलिमेंट क्या होते हैं, 1 से लेकर के मैंने 6 तक लिखे थे, 1 से अगर 8 तक होते तो उस कंडीशन में 8 अपने पास कोई इमेज नहीं रख रहा था। ठीक है, तो अगर 8 अपने पास कोई इमेज नहीं रख रहा था तो उस कंडीशन में हमारे पास हम उसे क्या नहीं कह सकते थे, फंक्शन नहीं कह सकते थे। लेकिन अभी प्रीवियसली हमने जो एग्जांपल लिया था वो एक रिलेशन का भी एग्जांपल है और साथ ही साथ फंक्शन का भी एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि अपने पास 1 की एक ही इमेज थी, 2 की भी एक ही इमेज थी, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक जितने भी एलिमेंट थे उन सभी एलिमेंट की मेरे पास जो इमेजेस थी वो एक सिंगल इमेज थी। ठीक है, साथ ही साथ सेट ए का एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो इमेज नहीं बना रहा था, तो हर एक एलिमेंट इमेज भी बना रहा था और हर एक एलिमेंट की जो इमेज थी वो कैसी थी, अपने पास यूनिक थी। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि वो जो अपने पास कंडीशन लिखी थी रिलेशन की, वो रिलेशन के साथ साथ फंक्शन भी था। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए अपने पास ये 2 कंडीशंस कंपलसरी है। अगर ये 2 कंडीशंस नहीं है अपने पास तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अपने पास फंक्शन होगा। अब इमेज के तौर पर मैं तुमसे पूछने की कोशिश करता हूं कि क्या अपने पास ये जो लिखा हुआ है या फिर ये जो अपने पास बनाया गया है ये अपने पास फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। ABCD ये अपने पास किसके, डोमेन के एलिमेंट्स हैं। यहाँ मैंने 1 2 3 लिखा। ठीक है, A की इमेज 1 के साथ, B की इमेज 3 के साथ, C की इमेज 4 के साथ।
डी कोई इमेज नहीं बना रहा है अपने पास। तो क्या ये अपने पास फंक्शन की कंडीशन हो सकती है? नहीं, क्योंकि अपने पास सेट ए का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इमेज ना रख रहा हो। तो हर एक एलिमेंट को इमेज रखना ही है अपने पास, ठीक है। अगर अपने पास एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है जो इमेज नहीं रख रहा है तो हम उसे फंक्शन नहीं कह सकते। तो ये अपने पास फंक्शन की कंडीशन से बाहर है, ठीक। अब इसी चीज को फिर से देखते हैं अपन। ए की इमेज, बी की इमेज, सी की इमेज और डी की इमेज। तो क्या ये अपने पास फंक्शन की कंडीशन है? तो हाँ, हर एक एलिमेंट अपने पास इमेज बना रहा है, ठीक है। और इमेज कैसी बन रही है अपने पास? यूनिक इमेज बन रही है। तो ये अपने पास फंक्शन है, ठीक है। अब एक और कंडीशन अपने पास, ए बी सी डी 1 2 3 4 5, ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, बी की इमेज 3 भी है, सी की इमेज अपने पास 4 और डी की इमेज अपने पास 5। तो अब मैं फिर से पूछूं कि क्या अपने पास ये फंक्शन है या नहीं है? तो ये फंक्शन की कंडीशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो रही है अपने पास ये फंक्शन की कंडीशन? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बी की वजह से ये फंक्शन की कंडीशन से बाहर है। रीजन कि बी अपने पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी अपने पास यूनिक इमेज नहीं है, एक से ज्यादा इमेज है अपने पास, ठीक है। तो फंक्शन में अपने पास, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि फंक्शन में अपने पास कभी भी आउटपुट जो है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। आउटपुट अपने पास एग्जैक्टली एक ही मिल सकता है मुझे। एक और कंडीशन अपने पास, ए बी सी डी, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 2 एंड डी की इमेज 3, ठीक। तो क्या ये फंक्शन है अपने पास? बिल्कुल। इनपुट दो अलग अलग हैं अपने पास, वो एक सेम आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि दो डिफरेंट अपने पास एलिमेंट ऑफ ए एक ही इमेज दे सकते हैं, लेकिन अपने पास एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट आउटपुट्स प्रोवाइड नहीं करेगा अपने पास। तो ये अपने पास फंक्शन है, ठीक है। तो इमेजिंग अपने पास समझ में आएगी क्या इमेजिंग है और किस तरीके से हमें ये देखना है कि कोई फंक्शन है या फंक्शन नहीं है अपने पास, ठीक। अब आते हैं अपन फंक्शन के टाइप पर कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या है अपने पास। अगर इसमें अभी कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। है कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला अपने पास टाइप ऑफ फंक्शन में क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है ना। सबसे पहला फंक्शन क्या है अपने पास? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी वर्ड अपने पास पहले भी पढ़ा है हमने। किसी को याद है कि आइडेंटिटी वर्ड उन्होंने कब पढ़ा है, किस क्लास में पढ़ा है? आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी वर्ड पढ़ा है कब पढ़ा है? 9th क्लास में, 8th में? नहीं, मेरे ख्याल से 6th में भी पढ़ा है, 6th एंड 7th, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो हमने वर्ड्स पढ़े हैं एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इनवर्स वर्ड आ रहा है तो इनवर्स वर्ड तभी आ सकता है जब अपने पास उस चीज का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास इनवर्स भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब अपने पास अगर मैं तुमसे पूछूं कि एडिटिव इनवर्स पढ़ा है कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -a। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा? निश्चित तौर पर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन क्या होगा अपने पास? देखो, इस तरीके से सोच लो अपने पास कि अगर मैं ए और बी दो एलिमेंट्स ले रहा हूं और ये स्टार जो है, ये स्टार किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे पास
ये दोनों अपने पास इक्वल है, और किसके इक्वल है अपने पास? उस आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। हर एक का आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास अलग होगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को मान के चलो कि मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं ई से, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड किया जाता है? वो अपने पास है कि ए ऑपरेशन ई एंड ई ऑपरेशन ए, अगर ये हमें ए प्रोवाइड कर दे तो इस कंडीशन में ई इज नॉन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं कि मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके लिए अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल है, तो मैंने अगर देखा कि अपने पास प्लस के लिए देखा कि ए प्लस ई और ई प्लस ए क्या प्रोवाइड करना चाहिए? ए प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस कंडीशन में मेरे पास ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी कि मैं ए में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं, या उस नंबर में मैं अगर ए को ऐड करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास ए आना चाहिए। तो मैं ई की प्लेस पर ऐसा कौन सा एलिमेंट रखूं, यानी कि ई की प्लेस पर ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि अपने पास रिजल्ट सेम ए के इक्वल ही आए। तो इस कंडीशन में ई इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा अपने पास? 0। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे हम तो 1 आएगा। अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल है? यही इक्वल नहीं होगा अपने पास। अगर हम a में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें और उस नंबर में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या अपने पास वैल्यूज इक्वल आएंगे? इक्वल ही नहीं आ सकते। जब वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी अपने पास तो फिर अपने पास यहाँ इनका आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं मिलेगा। तो यही रीजन है अपने पास कि जिनके आइडेंटिटी एलिमेंट उनके ही इनवर्स पॉसिबल है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है तो निश्चित तौर पर हमारे पास फंक्शन का क्या होगा? इनवर्स भी होगा। ठीक है। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन, इन दोनों को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन अपने पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं वही हमें क्या मिलना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूं कि fx इज इक्वल्स टू x होना चाहिए। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पर 0 इनपुट रखूंगा तो आउटपुट भी 0 मिलेगा, 1.1 रखूंगा तो आउटपुट 1.1 मिलेगा। फिर अगर हम डिफरेंट इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे तो सेम आउटपुट मिलेगा मुझे। ठीक है। तो fx इज इक्वल्स टू x जो है ये हमारा क्या होगा? एक आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, अब इस आइडेंटिटी फंक्शन का ये बताओ कि डोमेन क्या होगा मेरे पास। ठीक है। अगर हम फंक्शन के डोमेन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डोमेन अपने पास वो सारी वैल्यूज जो उस फंक्शन को डिफाइन रहने दें। ठीक है। यानी कि हम वो सभी वैल्यूज की बात करना चाह रहे हैं जो इस जगह पर इसमें क्या की जा सकती है? पुट की जा सकती है। तो मेरे पास फंक्शन में, इस फंक्शन के लिए अपने पास f यानी कि डोमेन अपने पास जो है वो हर एक रियल वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हम जो भी रियल वैल्यू रखेंगे आउटपुट भी मुझे वही रियल वैल्यू प्रोवाइड। तो इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी फंक्शन के लिए डोमेन अपने पास क्या है? रियल नंबर, और कोडोमेन तो रियल नंबर है ही, साथ रेंज भी अपने पास क्या होगी? रियल नंबर होगी अपने पास। ठीक है। अब आइडेंटिटी फंक्शन का अगर मैं तुमसे कहूं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन? ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? ग्राफ बनाने के लिए हम डिफरेंट क्या करते हैं? इनपुट्स रखते हैं, और उन इनपुट को रखने पर अपने पास जो भी आउटपुट मिलेगा वो उसकी हेल्प से हमें कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन कार्टेशियन प्लेन तो जो अपने पास फिगर बनेगा, यानी कि जो भी कर्व बनेगा अपने पास, वो कर्व ही क्या कहला रहा होगा? अपने पास ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसका। ठीक है। तो अब अगर अपने पास fx इज इक्वल्स टू x का ग्राफ देखा जाए तो क्या आएगा? कुछ इस तरीके से चलता रहेगा अपने पास, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3। तो इस तरीके से अपने पास क्या आएगा? इसका ग्राफ आएगा अपने पास। ठीक है। तो fx इज इक्वल्स टू x का ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर हुआ। ओके। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद अपने पास सेकंड फंक्शन क्या है? देखना, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन के बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। तो क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन वर्ड से समझ में आ रहा है अपने पास कि fx इज इक्वल्स टू कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। तो इस कंडीशन में फिर से वही कि हमारे पास इसका डोमेन क्या होगा?
तो डोमेन हमारे पास कुछ भी हो सकता है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स होंगे अपने पास। अब अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, ठीक है, रियल नंबर से रेंज की बात करूं, तो रेंज हमारे पास क्या हो रहा होगा, वही अकेला कांस्टेंट नंबर आएगा अपने पास, ठीक है। तो रेंज हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट है और डोमेन हमारे पास क्या है, वो रियल नंबर है अपने पास, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर f(x) = मैंने लिखा 5, तो आप x की जगह पर कुछ भी वैल्यू रखते रहो, आउटपुट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब इसका अगर मैं ग्राफ देखूं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा अपने पास। x की वैल्यू बदल रही है, लेकिन f(x) की वैल्यू तो फिक्स ही चल रही है अपने पास, है ना। x की वैल्यू बदलने पर भी अपने पास f(x) अपने पास कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, ठीक। तो कांस्टेंट फंक्शन हुआ अपने पास। कांस्टेंट फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमें पता है क्या होती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने क्लास 9th में पढ़ी सबसे पहले। तो क्या होती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, बताओ। सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जहां अपने पास वेरिएबल की पावर जो है वो किसके टर्म्स में होनी चाहिए, होल नंबर के टर्म्स में होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट फंक्शन भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर अपने पास जो होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक भी एक पॉलिनोमियल, क्यूबिक भी एक पॉलिनोमियल। तो इस कंडीशन में पॉलिनोमियल अपने पास जो है उसका ग्राफ हर बार क्या होगा, डिफर करेगा। ग्राफ अपने पास यानी कि उसका कर्व जो है वो डिफर करेगा, किस पर डिफर करेगा, अपने पास जितनी भी पावर है उसके हिसाब से, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो हमें पता है कि वो एक पैराबोला शेप बनाएगा अपने पास, नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिसाइड होगा अपने पास, है ना। तो पॉलिनोमियल अपने पास इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास डोमेन में हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल में हम x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हर एक वैल्यू उसे डिफाइन करेगी अपने पास। अब फिर से बात आती है अपने पास कि रेंज डिपेंड कर सकती है अपने पास, है ना। कि अगर मान के चलो कि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरीके का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कैसा हो अपने पास कि होल स्क्वायर के टर्म्स में बन रहा हो, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगी अपने पास, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती अपने पास, है ना। जैसे अगर मान के चलो कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल लिखा है x² + 4x + 4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x + 2 का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में मेरे पास x की हम कुछ भी वैल्यू रखते रहे, वैल्यू हमेशा हमें कैसी मिलेगी, पॉजिटिव ही मिल रही होगी अपने पास, है ना। तो ये अपने पास जो है कंडीशंस रहेंगी कि हमारे पास ये हम रेंज अपने पास जो है वो पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल क्या करेगी, वेरी कर रही होगी अपने पास रेंज, ठीक है। और इसका ग्राफ भी अपने पास क्या है, कंडीशन टू कंडीशन अपने पास वेरी करेगा, ठीक। ग्राफ बनाने के लिए अपने पास प्रोसेस हम वही फॉलो करेंगे कि हम डिफरेंट इनपुट्स रखेंगे, उसकी हेल्प से अपने पास डिफरेंट आउटपुट्स आएंगे, उन्हें हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें उसका पाथ मिल जाएगा, ठीक है, जिसे अपन लोकस भी कहते हैं। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद अपने पास नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन। रेशनल नंबर पता है हमें, P/Q के टर्म्स में हम जिन भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, जहां Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते थे। तो सिमिलरली अपने पास एक ऐसा फंक्शन जहां पर अपने पास क्या हो, दो फंक्शन एज अ रेशनल टर्म्स में लिखे हुए हैं अपने पास। अब यहां पर भी कंडीशन क्या होनी चाहिए अपने पास कि QX की वैल्यू किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होनी चाहिए। रीजन वही, क्योंकि अगर QX अपने पास 0 होगा तो वो फंक्शन अपने पास क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा अपने पास, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी अपने पास देखा जाए तो फिर से वही, हमारे पास x की हम वो सभी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो QX को क्या नहीं होने दे रही हूं, अपने पास 0 नहीं होने दे रही, ठीक है। लेट्स सी, अगर मैं मान के चलता हूं कि x = C वो पॉइंट है, इज द पॉइंट वेयर QX = क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में मेरे पास इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट C,
ठीक है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स होंगे जहां पर वो जीरो हो रहा होगा तो फिर अपने पास यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे जो अपने पास उसके डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, फिर से वही रेंज क्या होगी अपने पास, तो रेंज अगेन अपने पास क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। ठीक, तो ये अपने पास रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन के बाद देखना कौन सा फंक्शन है अपने पास, मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अपने पास क्या हो, इनपुट कुछ भी हो। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन कैसा फंक्शन है अपने पास, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम पुट यानी कि डोमेन में हम कोई भी रियल नंबर रखें, लेकिन आउटपुट हमें कैसा मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, बस जीरो होने पर जीरो मिलेगा अपने पास, लेकिन वैल्यू अपने पास रियल में कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आउटपुट हमेशा कैसा मिलेगा, मुझे पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। तो रेंज क्या हो गई, पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन क्या हो गया अपने पास, ऑल रियल नंबर्स। अब फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो एक मोड के अंदर हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब अपने पास अगर देखा जाए तो मॉड्यूलस फंक्शन अपने पास दो तरीके से डिफाइन होगा। एक अपने पास एक्स के तरीके से, कब, क्योंकि देखो अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू हो, वो हमेशा आंसर जो भी प्रोवाइड करेगा मुझे, यानी कि आउटपुट जो भी प्रोवाइड करेगा वो पॉजिटिव आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम एक्स की जगह पर पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, एक्स की जगह पर मैंने क्या रखा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो आउटपुट जो हमने इनपुट रखा है वही आउटपुट मिलना है मुझे। तो इसीलिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स के ही इक्वल आएगा। कब आएगा अपने पास, जब भी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल जीरो है तब। ठीक है, अब अगर अपने पास एक्स की प्लेस पर जो भी वैल्यू है वो कोई नेगेटिव वैल्यू है, आउटपुट क्या आना है अपने पास, प्लस का 3 आना है अपने पास। जैसे अगर मैंने -3 रखा है यहाँ पर, तो आउटपुट क्या आना है, +3 आएगा अपने पास। अब -3 को +3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू जब भी कैसी होगी, लेस देन 0 होगी, तो उस कंडीशन में मुझे आउटपुट जो मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा, -x मिल रहा होगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ x को मैं दो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, एक x ग्रेटर देन या इक्वल्स 0 के लिए, एक -x कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। अच्छा, अब इस पर बेस्ड रह करके fx इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x - 3 को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं हम इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम मॉड्यूलस ऑफ x - 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा, x - 3 की वैल्यू अपने पास 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा हो सकती है ना। हमेशा इसका आउटपुट जो मिलेगा मुझे वो कैसा मिलेगा अपने पास, ऑलवेज मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर x की वैल्यू मेरे पास 3 से ग्रेटर है या 3 के इक्वल है तो उस कंडीशन में मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी यहाँ पर, और जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो आउटपुट भी मुझे वही मिलेगा। तो यहाँ मुझे x - 3 के तरीके से रिप्रेजेंट होगा कब, जब x ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके, 3 के। अब अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, मान के चलो कि अपने पास -1 है, तो -1 होने पर अपने पास ये वैल्यू क्या आएगी, -4, और आउटपुट क्या मिलेगा, +4। तो इस कंडीशन में मैं अगर देखूं तो मुझे अपने पास यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो 3 - x के इक्वल है ना। 3 -1 था मैंने सोचा था, तो माइनस ऑफ -1 +1, तो 3 + 1 अपने पास 4। तो ये अपने पास कब है, x लेस देन है 3 के। तो मॉड्यूलस या तो इस तरीके से होगा या अपने पास इस तरीके से होगा, रिप्रेजेंट करना हमें आना चाहिए उसे दोनों तरीके से। ठीक है, तो ये अपने पास मॉड्यूलस फंक्शन हुआ। अब मॉड्यूलस फंक्शन के बाद देखना कौन सा फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ओके, सिग्नम फंक्शन अपने पास जो है वो किस तरीके का फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन अपने पास एक ऐसा फंक्शन है जो ऑलवेज मुझे आउटपुट जो है, आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, मुझे सिर्फ 3 आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। कोई भी रियल वैल्यू रखो लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, या तो -1 या 0 या +1। ठीक है, अब अगर मैं इस सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि fx इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x या x अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x।
ये कब है अपने पास, व्हेन x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैंने f(x) को क्या किया, एक रेशनल फंक्शन के तरीके से डिफाइन किया, और रेशनल फंक्शन के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखा। और अब ये अपने पास फर्स्ट, और साथ ही साथ अपने पास f0 पर एग्जैक्टली मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x या x अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x। ये कब है अपने पास, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और f(x) अपने पास क्या होगा, 0। ये कब होगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास सिग्नम फंक्शन। अच्छा, अगर मैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ पूछूं तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, जब भी तुम्हारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव होने पर ये अपने पास जैसे 1 है, ये अपने पास -1 है। तो x की वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव होगी अपने पास, ये इस तरह से आउटपुट प्रोवाइड करेगा। x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर हमें किस तरीके से आउटपुट मिलेगा, इस तरह से आउटपुट मिलेगा। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, नॉर्मली अगर फिर से सोचें, x अगर पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव आएगा ही हमेशा, अपॉन में भी पॉजिटिव वैल्यू है, सेम वैल्यू होंगी। अगर उनका केवल और केवल मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो सेम वैल्यू का सेम वैल्यू में डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा अपने पास, 1। अच्छा, याद रखना कि ये जो अपने पास पॉइंट है यहाँ पर 1 शामिल नहीं है, मतलब ये 0 शामिल नहीं है अपने पास। तो यानी कि ये एग्जैक्टली 0 से टच होकर के नहीं जाएगा, 0 से थोड़ा सा डिस्टेंट होगा, क्योंकि 0 पर एग्जैक्टली मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, f0 पर वो क्या डिफाइन कर रहा है अपने पास, 0 को डिफाइन कर रहा है, तो ये अपने पास 0 से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर, तो सिग्नम फंक्शन हुआ अपने पास। ओके, अब सिग्नम फंक्शन के बाद अपने पास कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा,